नमस्ते राजीव जी। एक सांस्कृतिक क्रांति चल रही है, एक कमजोर चल रही है और उसी के हिस्से के रूप में ये ट्विटर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बहस है। एक विशेष बहस राजा राम मोहन रॉय के विषय पर भी है। मुझे पता है कि आपने इस पर कुछ काम किया है, इसलिए मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहती हूँ कि आपने कब और किस चीज़ में दिलचस्पी ली। अच्छा विषय है। आपको पता होगा कि मेरी पुस्तक इंद्राज नेट पश्चिमी धर्मशास्त्रों का खंडन करती है, जिसमें वे नव हिंदू धर्म की बात करते हैं। उनका मतलब है कि नव हिंदू धर्म नया और एक झूठा निर्माण है। ये एक कृत्रिम निर्माण है जो कि पिछले 200 सालों में गढ़ा गया, जिसका जड़ों से कोई संबंध नहीं है। कहा जाता है कि बंगाल और अन्य जगहों से उपजे राष्ट्रवादी भारत के लिए एक राष्ट्रीय धर्म बनाना चाहते थे और उन्होंने ईसाइयों से बहुत सारे विचार लिए और उन्हें संस्कृत में लिख दिया और उनमें वैदिक विचारों को मिलाकर सामने रख दिया गया और यही हिंदू धर्म बन गया। इसलिए वे इसे नव हिंदू धर्म कहते हैं। इसलिए मैं इसका खंडन करना चाहता था और मेरा मानना है कि पहले आपको विरोधी पक्ष के बारे में पढ़ना चाहिए। इसलिए मैंने नव हिंदू धर्म पर लिखे गए उनके कई आलेख, दस्तावेज और पुस्तकें पढ़ीं और ये सब हमेशा राजा राम मोहन राय से शुरू होता है, जिन्हें नव हिंदू धर्म का जनक माना जाता है। उन्हें लगता था कि राजा राम मोहन राय ने ही सबसे पहले इन विचारों को लेकर आए। तो इस तरह राजा राम मोहन राय में मेरी रुचि जागी। अब जबकि मैंने उनके बारे में पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे। वो कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे। ये बहुत रोचक बात है और उन्होंने दोनों तरफ काम किया। आपको पता है कि वो राष्ट्रवादी थे। उन्हें अपनी संस्कृति से प्रेम था। बंगाली होने पर उन्हें गर्व था। हिंदू धर्म पर उनके विचार मिले जुले थे। मुझे नहीं लगता कि वो हिंदू धर्म के बारे में ठीक से समझ सके, क्योंकि वो बहुदेववाद के विरोध में थे। ईसाई धर्म मूर्ति पूजा को नहीं समझ पाया, इसलिए वे कई मामलों में ईसाइयों की बात मानते थे। वे अच्छे इंसान थे, उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए, लेकिन मुख्य रूप से वो ईस्ट इंडिया कंपनी के नियमों के अनुसार ही बात करते थे। वे उनसे छुटकारा पाने के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी के छत्र के नीचे ही भारतीयों के लिए बेहतर तलाशना चाहते थे। तो वो उन्हीं भारतीयों में से एक थे जो कि औपनिवेशिक शिविर के अंदर ही कुछ बेहतर पाना चाहते थे। इसलिए वे दोनों तरफ से काम करते थे और आपको उन्हें कई अच्छे कामों का श्रेय भी देना चाहिए। वे विलियम कैरी के सहयोगी थे, जो कि कुख्यात धर्मशास्त्री था और जिसने आदम रूढ़िवादी सेमिनरी की शुरुआत की। उसे हिंदुओं से डर लगता था। कई अवसरों पर राय ने उसका सहयोग किया और बाद में राय भी इंग्लैंड चले गए और वहीं उनका निधन हुआ। वे वहीं दफनाए भी गए। ब्रिटिश शासकों के राज तिलक के मौके पर उन्हें आमंत्रित किया जाता था और राज्यों के प्रमुखों व राजदूतों के साथ बैठाया जाता था। जिस पद पर वे नहीं थे, उन्हें वो दर्जा दिया जाता था। वे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करने वाले एक निजी नागरिक थे, लेकिन ब्रिटिश उन्हें काफी पसंद करते थे। वे लोग राजा राम मोहन राय को लाभकारी मानते थे। वे सवर्ण थे, अच्छा बोलते थे और कई भाषाएं जानते थे। वे किसी की भी पहचान को धारण कर सकते थे। सूफियों की तरह भी बोल सकते थे और ईसाइयों की तरह भी। वे यहाँ वहाँ आ जा भी सकते थे। पढ़ने के लिए राजा राम मोहन राय काफी रोचक व्यक्ति हैं और कहा जाता है कि इसी गोलमोल से उन्होंने हिंदू धर्म को शुरू किया। आज हम कहेंगे कि गड़बड़ और एक जैसी बातों से। इसलिए मुझे ये सब समझने में काफी रुचि थी। उनके साथ दिक्कत ये थी कि वे शिक्षा व्यवस्था में संस्कृत की जगह अंग्रेजी को लाना चाहते थे और उन्होंने इसके लिए बहुत कुछ किया भी। वे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की शिक्षा को असंवेदनशील बनाने के लिए इंग्लैंड में एक पूरा अभियान चलाया। लेकिन उन्होंने संस्कृत पर ध्यान क्यों दिया? पर्सी, रोचक है कि उन्होंने भारत के गवर्नर जनरल को 1823 में एक पत्र लिखा था। एक बहुत रोचक पत्र, जिसमें उन्होंने लिखा कि संस्कृत को बचाए रखना बुरी बात है और इससे मूल निवासी अंधेरे में रहेंगे। इसमें चेतना और तर्क नहीं है, इसमें विज्ञान जैसी चीजें नहीं है। उन्होंने कहा कि इसका कठिन व्याकरण किसी काम का नहीं है। वो न्याय की बात करते थे और प्रसिद्ध लोगों की बात नहीं करते थे। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ठीक से चीजों को समझा, वरना वे ऐसी बातें कभी नहीं करते। उन्होंने जो तर्क दिए
मैं उनके पत्र से ही बताता हूं। मैं उनके पत्र के निष्कर्ष पर बात कर रहा हूं। उनका निष्कर्ष था कि संस्कृत प्रणाली वाली शिक्षा देश को अंधेरे में रखने के लिए सबसे अच्छी है। अगर ब्रिटिश सरकार की भी यही नीति होती, लेकिन मूल निवासियों में सुधार के लिए यूरोप से शिक्षा प्राप्त कुछ सभ्य लोगों से व्यवस्था बनवाकर उदार और परिष्कृत प्रणाली को लागू करने की जरूरत थी, जिसमें गणित, प्राकृतिक दर्शन, रसायन शास्त्र और शरीर विज्ञान शामिल हो। इस विषय को आपके सामने रखकर मैं भारतीयों की तरफ से अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहा हूं। मैं अपने भारतवासियों की तरफ से ये सब कह रहा हूं और ये इंग्लैंड के राजा और सरकार की अखंडता के लिए भी जरूरी है। वे प्रोटोटाइप अंग्रेज की तरह ही थे, मतलब एक तरह से लोगों का शोषण करवाना चाहते थे। आप जानते हैं कि हम आपके आभारी हैं, आइए और हमारी मदद करिए, हम सभ्य नहीं हैं, कृपया हमारी मदद करें। आपको पता होगा कि ब्रिटिश इस पर पहले से ही बात करते थे, लेकिन एक जाने माने, सम्मानित और भारत के पढ़े लिखे ब्राह्मण द्वारा जब ऐसी बातें होती हैं तो ये औपनिवेशिक शासन के लिए एक नई शुरुआत थी। इसलिए अंग्रेजी संसद में लॉर्ड मैकॉले एक कुख्यात भाषण हुआ, जो कि राजा राम मोहन राय के उस पत्र के 12 साल बाद हुआ, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री से संस्कृत की जगह अंग्रेजी शिक्षा लागू करने की मांग की थी। ये बहुत रोचक है, इसलिए ये मैकॉले के परिवार के लिए बड़ा उपहार था। वे इससे खुश थे। वे कहते थे, क्या मैं ये कर सकता हूं? जो लोग इससे दूरी बनाते हैं, हमें उनको ये सब देना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, ठीक है ना? और दुख की बात है कि संजीव सान्याल, जो कि मुझे लगता है कि अच्छा इंसान है, लेकिन उनकी पुस्तक में कुछ बातों की गलत जानकारी दी गई है। वे भी इसी विचार का समर्थन करते हैं कि एक समय की महान भारतीय संस्कृति इसी वजह से कमजोर हो गई क्योंकि संस्कृत बहुत कठिन थी और ये स्वतंत्रता को बढ़ावा नहीं देती थी। इसका व्याकरण बहुत जटिल था। आपको पता है कि अगर आपको स्वतंत्रता चाहिए तो इससे बाहर आना होगा, और इसलिए सभ्यता का उत्थान और पुनर्जागरण अंग्रेजी और अंग्रेजी जीवन शैली पर निर्भर है। नहीं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, तो भारत की आलोचना करने वाले इस देश की शुरुआत कैसे हुई? और आपने संजीव सान्याल का संक्षेप में उल्लेख किया, लेकिन इसकी विरासत क्या है? मैं मान रही हूँ कि ये बंगाली विरासत है। बंगाली इसे और अधिक खारिज कर रहा है। इसकी विरासत क्या है? आपको पता है कि ब्रिटिश साम्राज्य का मुख्यालय कलकत्ता और ढाका में था, जो कि पूरी तरह से बंगाल का क्षेत्र है। इसलिए स्पष्ट है कि कहाँ सबसे ज्यादा इसका प्रभाव था। इसके बाद ये आपके गृहनगर मद्रास में गया और मद्रास प्रेसिडेंसी बना। इसलिए पंजाबी भी बाद में यही करने लगे। मेरा मतलब है कि हम सब में ये है। मैं पहले बंगाली हूँ या पहले पंजाबी हूँ या कुछ भी हूँ। आपने बंगाली का मुद्दा उठाया है तो मैं बता दूं कि मैं रामकृष्ण, विवेकानंद, अरविंदो, श्री प्रभुपाद, रूपा गोस्वामी और जीव गोस्वामी जैसे बंगालियों का बहुत आदर करता हूं, और मैंने उनको समझने, उन पर काम करने और लिखने में बहुत समय बिताया है। कई बंगालियों के साथ मेरे अच्छे संबंध रहे, इसलिए ये विषय बंगाली या गैर बंगालियों के लिए नहीं है। मामला व्यक्ति और उसके विचारों का है। मतलब मुझे ये बहुत पसंद भी है। इस बारे में संबोधित करने के लिए मुझे जनरल बख्शी ने दिल्ली में भी बुलाया था। इसलिए मेरे मन में उन लोगों के लिए बहुत सम्मान है जो कि धर्म और वैदिक परंपरा का आदर करते हैं, और मैं उनकी आलोचना कर सकता हूं जो ऐसा नहीं करते हैं। जातीयता से मेरा कोई लेना देना नहीं है। इसलिए जिन बंगालियों ने ये काम किया वो शर्मनाक है। और एक पंजाबी के तौर पर मुझे आलू पराठा और छोला भटूरा पसंद है, और कभी-कभी भांगड़ा करने का मेरा मन करता है, लेकिन इसमें मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ। लेकिन ये सब अच्छा है। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि कोई पंजाबी है तो वो सही ही होगा। और जब मैं भारत जाता हूँ तो केवल पंजाब में ही नहीं भटकता रहता हूँ। पिछले 10-15 साल में मैं 3 या 4 बार गया हूँ, और हर बार मैं दक्षिण भारत भी जाता हूँ। मैं 10 बार दक्षिण गया हूँ, जितनी बार पंजाब भी नहीं गया।
और इसलिए मुझे लगता है कि हमें इस संकीर्ण जातीय पहचान से बाहर आना चाहिए। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि मेरी पहचान क्या है। मुझे लगता है कि हमारी जड़ें बहुत गहरी होनी चाहिए। मैं चाहता हूं वैदिक यज्ञ हमेशा रहे। मेरा वैदिक यज्ञ में गहरा विश्वास है, क्योंकि ये असीम है, ये एक ब्रह्मांड है और सार्वभौम है। हमें भारत राष्ट्र की जरूरत है। दूसरी बात मेरी पहचान की, तो राष्ट्र के लिए एक राजा की जरूरत है। मैं राजा का समर्थन नहीं करता और इसे समाप्त हो जाना चाहिए। मैं केवल राष्ट्र की मदद करने के नाम पर उनका समर्थन करता हूं। वेदों में पहले राष्ट्र आता है और फिर राजा। यहां कोई पंजाब मंत्री नहीं है। मेरा मतलब ये सच है। इसलिए इससे मुझे दुख होता है जब लोग कहते हैं कि आप ईश्वर को लेकर गोलमोल कर रहे हैं। मैं ऐसा कभी नहीं सोचता। गालियों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए या नहीं, इस पर मेरा उत्तर है। मुझे लगता है कि संयोगवश ब्रिटिश नहीं आए। सदियों तक ब्रिटिशर्स को बंगालियों के बारे में ही पता चला और उन्होंने उनके साथ व्यापार किया। इसलिए वहां ऐसे लोग हुए और पूरी दुनिया में फैल गए। आपने भारत में उसकी संस्कृतिकरण की बात की, लेकिन आपने अपने एक ट्वीट में यूरोप के संस्कृतिकरण के बारे में भी बताया। तो ये कैसे हुआ? हाँ, ये बहुत रोचक है। 18वीं सदी की शुरुआत में राम मोहन राय और मैकॉले एक ही समय में भारत की शिक्षा से संस्कृत को हटाने का काम कर रहे थे। उसी समय यूरोप के विश्वविद्यालयों में संस्कृत को स्थापित किया जा रहा था। वे अपनी व्यवस्था में संस्कृत को शामिल कर रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि हमारे शास्त्र सोने की खान है। इसलिए 18वीं सदी में जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों में संस्कृत का पठन पाठन शुरू हुआ। उन्होंने संस्कृत की शिक्षा को महत्व दिया और इस तरह ये पूरा ज्ञान पश्चिमी बौद्धिक संपत्ति बन गया। और मैं पश्चिमी विचारों की उत्पत्ति पर कई पुस्तकें लिख रहा हूं। वास्तव में हम और ज्यादा पीछे जाते हैं तो पता चलता है कि पश्चिमी लोग बॉटनी जैसे विषय की शिक्षा ले रहे थे और वे अनुभव के आधार पर आंकड़े इकट्ठे करते थे, लेकिन संस्कृत उनकी पहुंच में नहीं थी। लेकिन 18वीं सदी के बाद ये गलती हुई जब यूरोप में संस्कृत का उत्थान हुआ और भारत में पतन होने लगा। ये एक बड़ी कहानी है जिसे बताए जाने की जरूरत है और इसीलिए मैं इस पर कई भाग लिख रहा हूं। अब क्या आपको लगता है कि भारत एक अर्थ के साथ वैज्ञानिक और आधुनिक बन सकता था यदि वे भारत के प्रति उदासीन नहीं होते? क्या आपको लगता है कि हम अभी भी एक आधुनिक राष्ट्र हैं? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस बात पर बहुत सारे लोग मेरी आलोचना करते हैं। ठीक है, और लोग सोचते हैं कि अगर राम मोहन राय ना होते तो आपकी सोच वैज्ञानिक ना हो पाती। लेकिन आपको पता होगा कि राम मोहन राय ने ये 1823 में लिखा था और इसके लगभग 150 साल के बाद हमें स्वतंत्रता मिली। इसका कोई तात्कालिक परिणाम नहीं मिला और उस समय हमें ज्यादा वैज्ञानिक होने में सहायता नहीं मिली। इसलिए संस्कृत को हटाकर अंग्रेजी को लाने का हमें कोई लाभ नहीं हुआ। लेकिन आप जापान को देखिए जो बहुत वैज्ञानिक है, और चीन को देखिए जो कि वैज्ञानिक है। उन्होंने अपनी मूल परंपराओं का त्याग नहीं किया या फिर वैज्ञानिक बनने के लिए अपनी भाषा को छोड़कर अंग्रेजी नहीं अपनाई, वरना ये लोग भी विज्ञान के क्षेत्र में यूरोप से पीछे रह जाते। विज्ञान की बात करें तो चीन और जापान यूरोप पर नहीं निर्भर थे, जैसे कि भारत में भी नहीं था। लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में उनका विकास अंग्रेजीकरण पर आधारित नहीं है। इसलिए वैज्ञानिक होने के लिए अंग्रेजीकरण बिल्कुल जरूरी नहीं है। मुझे लगता है कि वो थीसिस झूठी है। राम मोहन राय के बारे में बहुत कुछ झूठ है और संजीव सान्याल की तरह कई लोग हैं जो कह रहे हैं वो झूठ है। वास्तव में संस्कृत ज्ञान का एक स्रोत है जो कि पश्चिम यहां से ले गए। अभी भी वैदिक वैज्ञानिक ज्ञान के लिए संस्कृत को पूरी तरह नहीं खंगाला गया है। ठीक है, तो राजीव जी, आपने मद्रास प्रेसिडेंसी में बंगाल के बारे में भी उल्लेख किया है। क्या ये एक बड़ा दौर था मद्रास राष्ट्रपति पद के राजा राम मोहन रॉय के लिए? अंग्रेजों ने तमिल दिमाग को उजाड़ने के लिए मध्य पूर्वी रेसिडेंसी में भी कहर ढाया। आपको इसका उत्तर देना चाहिए। मेरा मतलब, मैंने इस पर बहुत ज्यादा काम नहीं किया है। तमिल लोग बहुत रोचक हैं कि बंगाल में पहचान का संकट था। ज्यादातर देशवासी खुद को पहले भारतीय मानते हैं, लेकिन तमिल लोग
पहले क्या मानते हैं? दोनों को अध्ययन करने की जरूरत है। जैसे पंजाबी हैं, मैं उनके बारे में थोड़ी बात करता हूं। पंजाब को 1947 में बांट दिया गया और इसका 60% भाग पाकिस्तान में चला गया और छोटा सा हिस्सा भारत को मिला, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम का बंटवारा था। इसी तरह अंग्रेजों ने बंगाल को बांटा, इसीलिए बंगाल और पंजाब को विभाजन दोनों ही हिंदू मुस्लिम के लिए हुआ। और आपको पता है कि ये दोनों काम अंग्रेजों ने किए, लेकिन बंगाल में ऐसा काफी पहले ही कर दिया गया था। तो आपने सोचा होगा कि बंगाल के मुसलमान पूरी तरह अलग हो गए होंगे, लेकिन सीमा के पार के लोग भी पंजाबी हैं और वे हमारी तरह मक्के की रोटी और साग खाते हैं और हम पंजाबी बोलते हैं। तो क्या हुआ कि वे मुसलमान हैं, लेकिन हम साथ मिलकर ये सब नहीं कर सकते। और अगर पाकिस्तान में हमारे भाई हैं तो क्या हम उन्हें अवैध तरीके से सीमा पार करा के तस्करी करने दें? मेरा मतलब है कि पंजाबी, हिंदू और सिख बहुत स्पष्ट हैं। वे वास्तव में पहले भारतीय हैं, लेकिन बंगाल में ऐसे मामले आते हैं, यानी भारतीयता क्षेत्रवाद और भाषा पर भारी पड़ती है, लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि बंगालियों को अपने इतिहास के अलावा भी पढ़ना चाहिए। तमिलियन भी केवल तमिलनाडु का इतिहास पढ़ते हैं। ऐसा क्यों है? तमिलनाडु और बंगाल लंबे समय तक उपनिवेश रहे। हो सकता है इसलिए ऐसा करते हों, लेकिन मैं स्पष्ट नहीं कह सकता कि क्या कारण है। ठीक है, हम इस क्षेत्र के विद्वानों से आगे के शोध के लिए तत्पर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, ये बहुत ज्ञानवर्धक था। धन्यवाद। हमेशा की तरह नमस्ते।